आवाज आ रहा है क्लियर? हम्म। और अच्छा अंकित, आवाज आ रही है ना? चलो, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन पर। और कल हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स। अंकित, आवाज आ रही है ना? सब कुछ क्लियर है? हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है। तो देखिए, अगर आप मॉडर्न सेक्शन पकड़ते हैं, है ना ब्रिजेश, तो आपके सिलेबस में एकदम मेंशन है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। दूसरी बात कि स्वदेशी आंदोलन को बहुत अच्छे से इसलिए भी समझना है कि ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है, एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जैसे में भारत में राष्ट्रवाद का विकास हम 1885 से मानते हैं, ठीक है ना। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उस समय से भारत में राष्ट्रवाद, आधुनिक अर्थों में राष्ट्रवाद, आधुनिक अर्थों में राष्ट्रवाद का मतलब हम डिटेल में देखिए, अभी मेंस के बच्चों की दृष्टिकोण से हम फोकस कर रहे हैं और उनकी एक तैयारी एक स्तर पे है। हम उनको केवल महत्वपूर्ण चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं और आंसर राइटिंग पे मेरा पूरा जोर है। तो हम जब बात करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आधुनिक अर्थों में राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने जाति, अपने धर्म या अपने क्षेत्र से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के प्रति भावनात्मक फीलिंग, भावनात्मक भावना, ये राष्ट्रवाद है। इसकी शुरुआत भारत में 1885 से होती है और 1885 से लेके 1905 तक का एक दौर चलता है, जिसको भारत के राष्ट्रवाद के इतिहास में नरमपंथी चरण कहते हैं, है ना। और यही 1905 के बाद 1905 से लेके 1915 तक का एक दौर है। तो 1905 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में होता है एक्चुअली विभाजन, लेकिन 5 से उसकी परिस्थितियां बनने लगती हैं। तो ये स्वदेशी आंदोलन जब आप समझ जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों को समझ जाएंगे कि यहां से भारत की राजनीति बदलती है। अब देखिए, एक बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने शुरू में कहा कि स्वदेशी आंदोलन भारत के राष्ट्रवाद के विकास में, राष्ट्रवाद के विकास में एक नए युग की शुरुआत है, एक नए युग की शुरुआत। ठीक है। क्या है ये नया युग? ऐसे ही आपको शुरू करना है। अगर स्वदेशी आंदोलन पे सवाल आए, पहले हम कुछ सवाल ही कल्पना कर लेते हैं कि क्या सवाल, अभी तक तो कोई सवाल आया नहीं है। आता है तो किस तरह के सवाल आएंगे? सीधा सवाल एक बन सकता है कि स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, और स्वदेशी आंदोलन के कारण और उसके परिणाम पर चर्चा कीजिए। तब भी आपको ये सारी बातें बतानी होगी जो हम आज चर्चा करेंगे। एक सवाल आ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन भारत के राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नया अध्याय है, इसको स्पष्ट करें। तब भी आपको बताना पड़ेगा वो सारी बातें कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, उसका उद्भव कैसे होता है, क्यों होता है, और वो उसका विकास कैसे होता है, उसमें किस तरह के विवाद पैदा होते हैं और परिणाम क्या होता है, और भारत के राष्ट्रवाद के में ऑन द होल उसका योगदान क्या है, उसका योगदान क्या है। ठीक है। ये सारा आपको मेंशन करना ही होगा। अब अगर एक बहुत कठिन सवाल आ जाए जो आईएएस में आया था और बहुत पहले आया था, वो है कि स्वदेशी, दो सवाल आए थे। एक कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कितने प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियां आकार ग्रहण करती हैं, इसको स्पष्ट करें। तो ये भी हम चर्चा करेंगे आज। दूसरी बात, एक और सवाल आया था कि स्वदेशी आंदोलन आत्मनिर्भरता के साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रम
को भी अपना केंद्र बनाता है, अपना केंद्र बिंदु बनाता है, स्पष्ट करें। तो इतने तरह के सवाल आ सकते हैं, और जितने भी तरह के सवाल आ सकते हैं आज की चर्चा में वो सारी बातें हैं। ठीक है, तो अब देखिए, राष्ट्रवाद के विकास में एक नए युग की शुरुआत है। पहली बात, क्या है नया युग? कि आप देखेंगे कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है तो 1905 तक केवल आवेदनबाजी, साल में एक बार बैठक करती है कांग्रेस, और लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है, 1885 से लेकर 1905 के दौरान जितने भी काम कांग्रेस ने किए, उसी के कारण ये नींव बनी कि 1905 में इतना व्यापक आंदोलन हुआ। तो लेकिन उसमें आप देखेंगे कि नरमपंथी चरण है, केवल साल में एक बार कांग्रेस इकट्ठा होती है, कांग्रेस के लोग, और वो तमाम लोगों की समस्याओं को एक जगह लिखते हैं, फिर उसको आवेदन देते हैं, ठीक है, ज्ञापन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको 1905 में अरविंद घोष जैसे लोग भिक्षा वृत्ति की संज्ञा देते हैं कि ये नरमपंथी लोग भीख मांगते हैं, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट दौर था जब देश में राजनीतिक चेतना का सर्वथा अभाव था। उस दौरान इस तरह के कार्यों से धीरे धीरे इस देश का जनमानस राजनीतिक रूप से तैयार हो रहा था, और इसी का परिणाम था कि 1905 में बंगाल विभाजन के सवाल पे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल जोड़ो आंदोलन नहीं शुरू हुआ, आपको यह भी समझना है ना। स्वदेशी आंदोलन किस लिए शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ। देखिए मजे की बात, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। तो अगर बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ तो इसका नाम बंगाल जोड़ो होना चाहिए था, स्वदेशी आंदोलन क्यों है? एक सवाल। दूसरी बात कि बंगाल विभाजन के सवाल पे खड़ा हुआ यह आंदोलन बहुत जल्दी 1.5-2 साल के भीतर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में तब्दील हो जाता है, और बंगाल विभाजन यानी बंगाल को जोड़ने की मांग या बंगाल विभाजन को रोकने की मांग गौड़ हो जाती है, और स्वराज का मांग प्रमुख हो जाती है। ठीक है, ये है इस आंदोलन की खासियत। तो सबसे पहली बात कि स्वदेशी आंदोलन में ये जो शब्द है स्वदेशी, इसका अर्थ क्या है? स्पष्ट है, इसका अर्थ है अपने देश का। ठीक है, तो ये आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू होता है, लेकिन इसका नाम स्वदेशी आंदोलन था। अब आप इसके बारे में जानते होंगे कि इसका विरोध करने के लिए टाउन हॉल में सभा होती है, एक दूसरे पर राखी बांधते हैं, शोक मनाते हैं, वंदे मातरम करते हुए लोग निकल जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम आंदोलन करेंगे। वो सब कहानी आपको किताबों में मिल जाएगी। लेकिन इसका नाम स्वदेशी आंदोलन इसलिए है कि यहीं पर जो नेतृत्व है वो ये तय करता है, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन है उसको वो एक मोड़ देता है कि हम अब अपने देश पर निर्भर करेंगे, अपने देश के उत्पादन पर निर्भर करेंगे। और जैसे शुरुआत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी ज्ञापन से होती है, आवेदन से होती है। 70 हजार 80 हजार लोग सिग्नेचर करके देते हैं, लेकिन जब उसका कोई परिणाम नहीं निकलता तब लोग सड़कों पे उतरते हैं और स्वदेशी का नारा बुलंद करते हैं। और क्या शुरू होता है? स्वदेशी आंदोलन में हमको उदारवाद से लेके बहिष्कार तक, ठीक है, बहिष्कार से लेकर के असहयोग आंदोलन तक, ठीक है, असहयोग आंदोलन तक ये सारी कुछ देखने को मिलती है। अदालती कार्रवाई भी, एक तरफ आंदोलन भी हो रहा है, एक तरफ कुछ लोग अदालत में अर्जी भी दे रहे हैं, अदालत में मुकदमा भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस आंदोलन की एक अनूठी बात यह है कि ये 2 स्तरों पर होता है। एक जिसको हम नकारात्मक कह लें, नकारात्मक का मतलब
नकारात्मक नहीं, इससे इससे एक सुंदर शब्द मैं दे रहा हूं, विरोधात्मक। विरोधात्मक और दूसरा है रचनात्मक। ये स्वदेशी आंदोलन के दो एंगल्स हैं। विरोधात्मक में क्या होता है, एक और आंदोलन हो रहा है कि बहिष्कार हो रहा है, विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा है, और सिर्फ विदेशी वस्त्रों को नहीं जलाया जा रहा है, विदेशी वस्तुओं को भी जलाया जा रहा है। एक एक उदाहरण मिलता है उस दौरान तमाम दस्तावेजों में कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो मिठाई के रूप में प्रसाद लेना बंद कर देता है कि चीनी जो है वो विदेश से आ रही है। वो कहता है गुड़ दीजिए, मिठाई मत दीजिए। यानी बहिष्कार जो है वो केवल विदेशी वस्त्रों तक ही सीमित नहीं रहता है, हर तरह का जो भी जिस पर भी विदेशी मुहर लगी है कि मैंने ये बाहर से आ रहा है, वो कपड़ा हो, चाहे कोई माल हो, चाहे माचिस हो या चीनी हो, चाहे पत्ती हो, कुछ भी हो, उन सब का बहिष्कार। ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है, बहिष्कार के साथ साथ ज्ञापन, अदालती लड़ाई, व्यापक प्रतिरोध, मतलब बड़ी संख्या में लोग जो है वो एकजुट होते हैं, सड़कों पे नारेबाजी करते हैं, धरना देते हैं, ये सारी चीजें विरोधात्मक में आती हैं। अब है रचनात्मक। जब आप सारी चीजों का बहिष्कार कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो रचनात्मक में क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन के नेता आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति पर जोर देते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा देते हैं। इसीलिए आइए इसमें सवाल आया कि आत्मशक्ति से प्रेरित स्वदेशी आंदोलन ने रचनात्मक कार्यों को भी अपना केंद्र बनाया। स्पष्ट करें तो क्या विरोधात्मक तो हो ही रहा है, साथ ही साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी होता है, क्या, जिसमें आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति पर जोर देते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं कि बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन बनाते हैं जो लोगों की मदद करें। ठीक है। और लोगों से कहते हैं अदालतों का बहिष्कार करो, आपस में ही मिल बैठ के हम लोग अपने विवाद निपटाएंगे। ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्वदेशी स्कूल खोलना शुरू करते हैं, स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी कॉलेज। ठीक है। स्वदेशी कॉलेज मतलब कि इस देश के लोग खोलना शुरू करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय वो शिक्षा परिषद बनती है, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का गठन होता है। उसी तरह से बीसी राय बंगाल केमिकल फैक्ट्री लगाते हैं, माचिस की फैक्ट्री लगना शुरू होती है। ठीक है। ये देख रहे हैं स्वदेशी आंदोलन का मतलब, समझ रहे हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्वदेशी आइटम्स कैसे बने और लोगों तक मुहैया हो, इसकी व्यवस्था हो रही है। यानी इस आंदोलन का एंगल दोहरा है, केवल विरोध ही नहीं, विरोध के साथ साथ हम अपने ऊपर खड़े कैसे हो जाएं, आत्मनिर्भर कैसे हो जाए, आत्मशक्ति कैसे आ जाए। इसके लिए सिर्फ भाषण नहीं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मशक्ति से संपन्न बनो, नहीं, हम खुद माचिस बनाएंगे, हम खुद केमिकल की फैक्ट्री बनाएंगे, हम खुद चीनी बनाएंगे, हम खुद शिक्षा देंगे, हम खुद अपने पंचों में फैसला कर लेंगे, हम खुद कॉलेज चलाएंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलेंगे, लोगों को टेक्निक की शिक्षा देंगे और हम उद्योग लगाएंगे। ये स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दूसरी बात कि अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन सब मिल जाएगा, मैं भी आपको इंफॉर्मेशन सारा दे दूंगा कि क्या क्या होता है, जैसे स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ठीक है। फिर बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये सारा होता है। अदालत का बहिष्कार करके अपने हर एक गांव में अपना पंच परिषद बनाते हैं कि पंच मिलकर फैसला करेगी। ठीक है। इसके बाद उद्योग धंधे स्थापित करना शुरू करते हैं। ठीक है। माचिस की फैक्ट्री, प्रफुल्ल चंद्र राय, बीसी राय, इस तरह के लोग जो है तो क्या कहते हैं, इनोवेशंस करते हैं, मतलब इन्वेंशंस करते हैं, खोज करना शुरू करते हैं और उसके आधार पे
बहुत सारी चीजों का निर्माण स्वदेशी स्तर पे कैसे हो, इसका प्रयास होता है। उसके बाद ग्रामीण लेवल पे रचनात्मक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ग्रामीण लेवल पर रचनात्मक काम करते हैं कि सामाजिक सुधार पर ध्यान देते हैं, जाति प्रभुत्व जो है उसको कम करने का प्रयास करते हैं, सारी जातियों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, शराबबंदी, दहेज, इस तरह की चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब लोगों को एक तरह से इन रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जोड़ना और उसके आधार पर आंदोलन को बड़ा करना। ठीक है। और आंदोलन एक तरफ विरोधात्मक है, जिसमें हड़ताल हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है, अदालती कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ विधेयात्मक मतलब रचनात्मक काम भी हो रहा है कि ठीक है, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार हो रहा है तो हम वस्त्र उद्योग लगाएंगे, हम खादी पहनेंगे, हम चीनी का बहिष्कार हो रहा है तो हम गुड़ बनाएंगे, लोगों को गुड़ खाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, केमिकल फैक्ट्री लग रही है, स्वदेशी एजुकेशन की व्यवस्था हो रही है, स्वदेशी टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं और इससे स्पष्ट है कि एक तरफ विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ रचनात्मक कार्य, तीसरी तरफ स्वदेशी उद्योगों की स्थापना के आधार पे स्वावलंबी होने का प्रयास किया जाता है और इसी से आत्मनिर्भरता आएगी। ठीक है, आत्मनिर्भरता आएगी और जब आप स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे तो आत्मशक्ति आएगी। ठीक है, यही इस आंदोलन का बेसिक क्रक्स है। ठीक है, आप देखिए, ये इतनी बातें जो मैंने पीछे और अभी तक कही, वो इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू कि 1905 में प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन वो पहला आंदोलन है, आई रिपीट, जो कि लगभग जन आंदोलन की शक्ल का है। ठीक, लगभग जन आंदोलन की शक्ल का है। जन आंदोलन एक प्रकार से स्वदेशी आंदोलन से शुरू ही हो जाता है। वो अपनी ऊंचाई पे, अपने पीक पे फिर गांधी युग में पहुंचता है, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन में कमियां रह जाती है, जो हम अंत में बात करेंगे, वो अंततः गांधी जी के नेतृत्व में दूर होती है। ठीक है, तो अब इसका एक पहलू कि जन आंदोलन का प्रादुर्भाव, जन आंदोलन की शुरुआत स्वदेशी आंदोलन से हो जाती है, एक बात। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू है कि यह पहला आंदोलन है जो केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, यहां तक कि कला और संस्कृति, यानी मनुष्य के जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसको स्वदेशी आंदोलन ने स्पर्श न किया हो। अब देखिए कैसे। बहिष्कार एक तरह से राजनीतिक कार्रवाई है, लेकिन रचनात्मक कार्य में जो सामाजिक सुधार कर रहे हैं वो सामाजिक कार्रवाई है। ठीक है, स्वावलंबन के लिए जो उद्योग धंधा लगा रहे हैं तो वो एक तरह से आत्मनिर्भर होना, आर्थिक कार्रवाई है। ठीक है, अब आइए कला और साहित्य के क्षेत्र में, तो आपको याद होगा कि अमरेंद्रनाथ टैगोर जो है वो जो चित्रकला है उस पर यूरोपियन प्रभाव को तोड़ करके भारतीय शैली को स्थापित करते हैं। ठीक है, फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नाटकों और ये जतरा, जो जैसे लोग नाटक खेलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है कि जिससे लोगों में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की चेतना पैदा की जाए। ठीक है, आपको मालूम होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर इसी समय आमार सोनार बांग्ला की रचना करते हैं, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। ठीक है, तो यानी संस्कृति कर्मी सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में, जिसके पास पैसा है वो आर्थिक क्षेत्र में उद्योग लगा के निवेश कर रहा है। ये सारे लोग मिलकर के स्वदेशी आंदोलन को प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक कि त्योहारों का भी इस्तेमाल स्वदेशी आंदोलन को मुखर करने के लिए किया गया। यही वो समय था जब बिपिन चंद्र कह रहा हूं, लोकमान्य तिलक ने गणेश महोत्सव और क्या किया था, शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। यानी शिवाजी महोत्सव को
स्वदेशी आंदोलन के प्रमोशन में यूज करना, त्योहारों को, लोक नाटकों को, ठीक है, कलाकृतियों के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, बहुत सारे जैसे मुकुंद राय हैं, सैयद अबू मोहम्मद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन लोगों ने बड़ी क्रांतिकारी रचनाएं रची, जो लोग गा गा करके प्रेरित होते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। ठीक है, तो ये इस आंदोलन का पूरा स्वरूप है। पहली बात क्या कि स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता, भारत के राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। दूसरी बात क्या कि इस आंदोलन का स्वरूप दोहरा है, एक तरफ विरोधात्मक तो एक तरफ रचनात्मक। ऐसा नहीं है कि केवल विरोध हो रहा है, विरोध के साथ साथ हम खड़े कैसे हो सके। विरोध करना एक बात होता है, आपने मान लीजिए किसी चीज का विरोध किया, फिर उस चीज की आप पूर्ति कैसे करेंगे। जनता को आपने कहा विदेशी कपड़ा जला दो, तो स्वदेशी कपड़ा होना चाहिए। इस बात की भी पूर्ति स्वदेशी आंदोलन करता है। और अगर अदालतों का बहिष्कार करता है, देखता है कि अदालती कार्रवाई से कुछ नहीं हो रहा, तो अदालतों का बहिष्कार करता है, तो एक और लोगों के विवाद खुद ही अपने स्तर पे कैसे हल हो जाए, इसका प्रयास करता है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति दो तरह की है, जो और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, जब आत्मनिर्भर होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, आत्मशक्ति आती है, तो विरोध प्रदर्शन और बढ़ता है और तीव्र होता है। तीसरी बात कि ये पहला जन आंदोलन है जिसने भारतीय जनमानस के सारे पक्षों को छुआ, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, अब इसमें देखने की बात है कि इतना बढ़िया आंदोलन होना, और ये कम से कम इसका केंद्र दिल्ली, बंगाल तो था ही, बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र, इन तीन और कुछ हद तक मद्रास। ठीक है, मद्रास में किल्लई जी थे, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक थे, दिल्ली में सैयद अबू रजा वगैरह थे। ठीक है, बंगाल में तो एक पूरी फौज ही थी। ठीक है, अरविंद घोष हो गए, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, बहुत एक पूरा। तो इतने एरियाज में ऑल इंडिया लेवल का तो नहीं था, इसीलिए हम इसको बहुत बड़ा व्यापक जन आंदोलन नहीं कह रहे, लेकिन जन आंदोलन था, क्योंकि पहली बार जनता अच्छी तादाद में सड़कों पे उतरी थी, और उस जनता में अच्छी तादाद में महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे, किसान भी थे। ठीक है, अब ये समझने की जरूरत है कि इतना सुंदर आंदोलन, जिसकी समझ, जिसकी सोच, जिसकी रणनीति इतनी अच्छी हो, एक से एक राजनीतिक प्रतिरोध के नई तकनीकें इसने इजाद की ना। बहिष्कार इसके पहले था नहीं था, स्वदेशी आंदोलन में आया। असहयोग आंदोलन कि हम असहयोग करते हैं, हम आपके अदालत में नहीं जाएंगे, हम आपके स्कूल में नहीं जाएंगे, हम आपके कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम आपका चीनी नहीं लेंगे, हम आपका कपड़ा नहीं लेंगे, ये इसके पहले था नहीं था। उदारवाद मतलब कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस तरह की बात। ठीक है, अंत में जब स्वदेशी आंदोलन विफल हो जाता है, तो फिर एक तरह से क्रांतिकारी आतंकवाद या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ भी ये मुड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि इतनी बेहतरीन तरह की तकनीकें ला करके भी ये आंदोलन विफल होता है, इसको हम लोग जान लें। तो स्वदेशी आंदोलन अपने चरम बिंदु पे जैसे ही पहुंचता है, वैसे ही सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, और सांप्रदायिक दंगे भारत में 1906 के बाद से हमेशा से एक समस्या हो जाती है। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन आकार ग्रहण करने लगता है, तो अंग्रेज थे तो बड़े दिमाग के तेज, उनको ये अंदाजा लग जाता है कि आंदोलन बहुत गहरा जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करके मुस्लिम लीग को वो पूरा खुली छूट देते हैं कि यार तुमको हर तरह की मदद करेंगे, मुसलमानों के लिए हम ये व्यवस्था करेंगे, नौकरी देंगे, चाकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुसलमानों को किसी तरह से इस आंदोलन से तोड़ो। ठीक, और आपको पता ही होगा कि
ये पूरा बंगाल का विभाजन मैंने शॉर्ट में बताया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, या आपको पता होगा, आप मेंस लिखने वाले हैं, कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक नहीं था, धार्मिक था। एक तरफ हिंदू माहौल और एक तरफ मुस्लिम माहौल, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को खंडित करना, क्योंकि बंगाल बंगाल राष्ट्रवादियों का केंद्र, क्रांतिकारियों का केंद्र होता जा रहा था। तो मुस्लिम लीग को पूरी छूट देके अंग्रेज उनसे कहते हैं कि भैया देखो, तुम्हारे लिए हम एक ये सुविधा दे रहे हैं कि एक क्षेत्र बना रहे हैं ताकि हम पूरा तुम पर फोकस कर सकें। और इस तरह से मुस्लिम लीग आग उगलना शुरू करती है। ठीक है, एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ अंग्रेज भी कोई कसर नहीं छोड़ते जिससे कि दंगा फसाद हो। और तीसरी बात कि बंगाल की कुछ स्थानीय परिस्थितियां भी इसमें मदद करती हैं। वो क्या, कि जितने भी भूस्वामी थे, जमींदार, वो हिंदू थे, और जो गरीब जनता थी वो मुस्लिम थी। और जमींदारों के खिलाफ किसानों में हमेशा वो रोष रहा है, तो उनको अंग्रेजों को भड़काने में कि यार तुम जमींदार का साथ दे रहे हो और ये जमींदार तुम्हारा शोषण करता है, तुमको कोड़े मारता है, जबकि जमींदार शोषण नहीं करता, शोषण करना पड़ती है जमींदार को अंग्रेजों के दबाव में। पर आम जनता इसको कहां समझ पाए। तो जो स्थानीय बनावट थी, उसके कारण भी दंगे के फैलने में मदद मिली, और इसके कारण स्वदेशी आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, तो पहला तो है कि दंगे। ठीक है, जैसे ही स्वदेशी आंदोलन अपने पीक पे था, उसी समय दंगा शुरू हो गया। और दंगा कैसे शुरू हुआ या कैसे विस्तृत हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा कि सरकार ने इसी समय बहुत कड़ा, सरकार द्वारा निर्मम दमन, ठीक है, या सरकारी दमन कर दीजिए। ठीक है, निर्मम दमन किया, खोज के जो छोटे बच्चे स्कूल के, जिन पर जरा सा भी शक हो, उसकी सार्वजनिक रूप से पिटाई की, लोगों को फांसी दिया, और भी हिंसात्मक। तो एक तो निर्ममता पूर्वक दमन, एकदम कठोर कानून लगा के सार्वजनिक सभाएं और लोगों का सड़क पर उतरना वगैरह सब, उस पर बैन लगाया। और जो सबसे खतरनाक बिंदु, स्वदेशी ये सारे तो हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जब दूल्हा ही नहीं होगा तो बारात कहाँ जाएगी, है ना। तो कांग्रेस में जो विभाजन हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में विभाजन हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, देखिए, सबसे पहले विभाजन क्यों हुआ इसको समझ लीजिए। विभाजन इस बात को लेके हुआ कि जो नरमपंथी नेता, जिनको गरमपंथी लोगों ने नरमपंथी कहा, तो नरमपंथियों ने उनको गरमपंथी कह दिया। नरम और गरम का मतलब यहाँ ये नहीं है कि नरमपंथी लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं और वो लोग हिंसा में, नहीं। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे भगत सिंह गरमपंथी नेता नहीं है, क्रांतिकारी नेता है, तो वो उनके लिए दूसरा शब्द है। गरमपंथी और नरमपंथी का मतलब ये है कि नरमपंथी जो है थोड़ा नरम तरीके से, भैया अभी, अरे इतना आंदोलन मत करो, 2-3-4 दिन देखो थोड़ा सा, अभी 75,000 लोगों के सिग्नेचर करके दिए हैं, एक हफ्ता टाइम दो, फिर धरना देंगे। अच्छा, धरना दे दिया, अच्छा चलो बहिष्कार कर दिए, थोड़ा रुको भाई, थोड़ा देखो। और कुछ लोग थे कि नहीं, पूरा देश तैयार है, पूरा देश एकदम फड़फड़ा रहा है, ठीक है, और आप जो है उसको कैद करना चाहते हैं। दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक और पश्चिम सौराष्ट्र से लेके यहाँ तक पूरे देश में बहिष्कार हो सकता है, सहयोग हो सकता है, कल ही या एक हफ्ते में हमको स्वराज मिल सकता है, और आप रोक रहे हैं, है ना। इस बात को लेके, यानी स्वदेशी आंदोलन का, उसको क्या कहते हैं, रेगुलेटर, वो कितना हो, इसको लेके विवाद था कि नहीं, इतना नहीं, इतना करो। जैसे नरमपंथी तैयार थे, ठीक है भैया बहिष्कार करो, लेकिन थोड़ा ऐसा भी नहीं समझो कि मैंने अभी पूरी जनता तैयार है, अभी पूरी जनता में जागृति नहीं आई है। ठीक है, हम लोग 20-25 साल से देख रहे हैं
बंगाल में लोगों में गुस्सा है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी मान लो ये बात पहुंच गई वहां की कुछ और बातों को के कारण, दिल्ली में भी कुछ हो गया, लेकिन ये अगर निर्ममता पूर्वक दमन होगा तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा। और उसी तरह दूसरी तरफ गर्मपंथियों का कहना था कि नहीं, पूरे देश में माहौल है, पूरे देश में आजादी लेने की तमन्ना है। इस तरह से अब बंगाल विभाजन का प्रश्न गौड़ हो गया और राष्ट्र आजादी का सवाल खड़ा हो गया। तो नरमपंथी लोग जो थे, जो कौन लोग थे, दादा भाई नौरोजी हो गए और तमाम जो गोपाल कृष्ण गोखले ये सब जो थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इतनी तेजी से चलना और जब भयानक निर्मम होगा तो फिर आंदोलन खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। इस सवाल को लेकर के कांग्रेस में टूट पड़ जाती है। कहां? सूरत। एक बार पीटी में सवाल आया है किसी एग्जाम में कि कांग्रेस के विभाजन की साक्षी निम्न में से कौन सी नदी रही, उन नदी का नाम दिया, नर्मदा और ये वो। तो ऐसी भी तैयारी करना है कि सूरत में हुआ तो सूरत किस नदी के किनारे है, इसको भी ध्यान में रखना है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन, इसने एक तरह से आंदोलन को नेतृत्व विहीन कर दिया। कैसे? देखिए, जैसे ही नरमपंथी और गर्मपंथी अलग हुए, अंग्रेजों को मौका मिल गया। अंग्रेजों ने तुरंत एक तरफा कार्रवाई करते हुए सारे गर्मपंथी नेताओं को पकड़ के जेल में बंद कर दिया और नरमपंथी नेताओं को कहा कि बहुत बढ़िया, आप लोग सही कह रहे हैं, अभी इतनी जल्दी आंदोलन नहीं, इतना तेज बड़ा व्यापक आंदोलन नहीं करना चाहिए, और हम लोग अभी एक कंसेशन ला रहे हैं, कुछ नया कानून ला रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसमें हम जनता की भागीदारी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह से नरमपंथी अलग हो जाते हैं आंदोलन से, गर्मपंथी जेल में चले जाते हैं, जनता नेतृत्व विहीन हो जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है? व्यक्तिगत वीरता, व्यक्तिगत वीरता और बलिदान, व्यक्तिगत वीरता और बलिदान पर आधारित कार्रवाई शुरू होती है ना। क्रांतिकारी मतलब जैसे वो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक देना, प्रफुल्ल चाकी द्वारा गोली चलाना, इस तरह की घटना है कि अब युवा जो है वो इस तरह का दमन को देख के उसका खून खौलता है। वो ये सोचता है कि यदि हम हत्या करेंगे, यदि हम बम फेंकेंगे, बम फोड़ेंगे और इस तरह का काम करेंगे तो एक तरफ ब्रिटिश सत्ता में डर पैदा होगा, दूसरी तरफ हम पकड़े जाएंगे, फांसी होगी, तो हमारे बलिदान से इस देश में इनकलाब पैदा होगा, लोगों में चेतना पैदा होगी और आंदोलन गति ग्रहण करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है और उसके बाद व्यक्तिगत वीरता और बलिदान पर आधारित कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं और उसके कारण बहुत सारे नौजवान पकड़े जाते हैं, फांसी होती है, हजारों आंखें नम होती हैं। अब देखिए, इससे ये बात साफ हो गई कि बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, धरना, रचनात्मक कार्य, स्वावलंबन के लिए जितने भी प्रयास किए गए, ये सब अपने आप में राजनीतिक प्रतिरोध और एक आंदोलन चलाने के लिए बड़ी खूबसूरत तकनीकें थी, लेकिन अनुशासन के अभाव और ठोस नेतृत्व के अभाव में ये बहुत दूर तक नहीं जा सकी। ये कमी अनुशासन और संगठनात्मक ढांचा, इसमें बांधने का काम मोहनदास करमचंद गांधी करते हैं। और फिर तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि 1915 में गांधी लैंड करते हैं भारत में और 16 से ट्रेलर शुरू करते हैं और 20 से पिक्चर शुरू होती है जो 47 में दी एंड होता है अंग्रेजों का। और आज की चर्चा से आपने देखा होगा कि इसमें से अधिकांश बातें हूबहू गांधी जी ने एडॉप्ट किया। ऐसा लगता है ना बहुत बार कि गांधी जी ने बहिष्कार और असहयोग ये गांधी जी की देन है, नहीं, ये पहले ही से है। गांधी जी ने उसको केवल अनुशासन और संगठनात्मक ढांचे में, कि मतलब दिल्ली से लेके गांव तक, महाराष्ट्र के की राजधानी से लेके महाराष्ट्र के दूर दराज के गांव तक संगठन है, अगर वहां कुछ हुआ
तो गांव से लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। और गांधी जी ने अनुशासन में बांधा। और मैंने आपको गांधी जी पे जिस दिन चर्चा की थी बताया था कि किस तरह से संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के कारण उन्होंने ये समझा, स्वदेशी आंदोलन से ये भी गलती हुई कि हर आंदोलन का एक अपना समय होता है। जो मनुष्य है उसकी अपनी प्रतिरोध करने की और दमन सहने की एक क्षमता है। तो साल, 1.5 साल, 2 साल अगर आप सड़कों पे हैं, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, तो आप समझिए कि उसके बाद वो आंदोलन कमजोर होगा। आप उसी ताकत से चढ़ाई नहीं कर सकते। ये सारी कमियां गांधी जी ने दूर की। ठीक है, अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन के बारे में हमने देख लिया, उसके चरित्र के बारे में हमने समझ लिया, उसमें कितने तरह के राजनीतिक प्रतिरोध की धाराएं आई उसको हमने देख लिया। और स्वदेशी आंदोलन के पराभव, स्वदेशी आंदोलन के विफलता पर भी हमने बात कर लिया। अब सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन विफल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी क्या देन। तो मैंने आपको शुरू में कहा कि स्वदेशी आंदोलन भारत के इतिहास में एक नए युग, एक नए अध्याय की शुरुआत है। पहली बार जन आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, पहली बार स्वराज की बात शुरू हुई, पहली बार बड़े पैमाने पर आम जनता सड़कों पे उतरी, राजनीतिक कार्रवाइयों का हिस्सा बनी। ठीक है, उसमें महिलाएं और मजदूर, किसान, श्रमिक, हर वर्ग के लोग थे। ठीक है, और इस आंदोलन की क्या देन है कि ये आंदोलन बहुआयामी, इसने इसने भारतीय जनमानस के हर एक पहलू को छुआ और विस्तार दिया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो एक तरह से स्वदेश और स्वदेशी के बहुआयामी मतलब कि एक तरह से उसके सारे आयामों को इसने छुआ। सिर्फ ये नहीं कि स्वदेशी मतलब हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, नहीं, हम अपनी कला और संस्कृति को भी हम उतना ही तरजीह देंगे। तो इसने स्वदेशी के समूचे आयामों को स्पर्श किया, स्पंदित किया, तरंगित किया। ठीक है, और इसी में ये बात अंतर्निहित है कि इसने एक बहुत बड़ी आबादी की चेतना को प्रभावित की। ठीक है, इसलिए ये कह सकते हैं कि जनमत तैयार करने का दौर यहीं से शुरू हुआ। जनमत तैयार करना मतलब जनता के बीच भाषण देना और जनता को किसी राजनीतिक कार्रवाई के लिए खड़ा करना और उस दिशा में मोड़ना। जनमत तैयार करने की शुरुआत भी स्वदेशी आंदोलन से हुई, और स्वदेशी आंदोलन ने इन बहुआयामी पक्षों को स्पर्श करके एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को रेखांकित किया। ठीक है, एक बार इसको और आप लोग देख लीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको मटेरियल चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उसको सेंड करूंगा, बाकी और भी इसमें हो जाएगा।